फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे युवा लड़के से जो कि जेल में अपनी सजा काट रहा होता है और कुछ ही घंटों में उसे फांसी होने वाली होती है। इसका नाम बकेट होता है, लेकिन वह इस समय बिल्कुल रिलैक्स है, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं। वह न तो अपने किए हुए गुनाह पर पछता रहा था और न ही उसे मरने से डर लग रहा था। एक पादरी उससे मिलने के लिए आता है और उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसे पता है कि अब इसकी मौत होने वाली है। कोई मरने से पहले इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? पादरी यह सवाल बकेट से पूछता है कि वो इतना रिलैक्स क्यों है, जिसके जवाब में बकेट मुस्कुराता है और पादरी से कहता है कि अगर तुम मुझ में दिलचस्पी ले ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी मौत का समय करीब है और मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे हैं। जिसके बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब बकेट पैदा भी नहीं हुआ था। बकेट की मां का नाम मैरी था। वह एक बहुत ही अमीर फैमिली रेड फेलो से बिलोंग करती थी। इनकी दौलत लगभग $90 लाख थी, लेकिन मैरी को ना तो दौलत में दिलचस्पी थी और ना ही शाही जिंदगी गुजारने में। वह तो बस आजाद रहना चाहती थी। वह जब 18 साल की हुई तो पार्टी में उसकी मुलाकात एक आम से गरीब लड़के से हुई। वह एक म्यूजिकल बैंड का मेंबर था। मैरी को वह लड़का पसंद आया, दोनों में दोस्ती हुई और बात आगे बढ़ गई। और फिर एक दिन मैरी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर वह टेंशन में तो आती है, लेकिन वह हिम्मत करके यह सारी बात अपने पिता को बता देती है। इस बच्चे के बारे में सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है कि यह उसकी फैमिली के लिए बदनामी बन जाएगा और यह सारी दौलत अब एक गरीब घराने में तकसीम हो। वह यह चीज बर्दाश्त नहीं करता कि उनके वारिस के साथ एक आम से इंसान का नाम जुड़ा हुआ हो। इसका पिता मैरी से कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस बच्चे को मार दो या फिर घर छोड़ दो। मैरी एक पल के लिए भी दौलत के बारे में नहीं सोचती। उसे परवाह होती है बस अपने प्यार की और अपने आने वाले बच्चे की। और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी, यहां तक कि अपनी फैमिली को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। मैरी अब अपने पति के साथ न्यू जर्सी के एक नॉर्मल से एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा पैदा होने की खुशी को मैरी के पति संभाल नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। वह वहीं पर मर गए। अब मैरी की लाइफ अब और टफ होने वाली थी। वह अब एक सिंगल मां बन गई और उस दिन से उसने सारी चीजें अकेले ही संभालनी शुरू कर दी। वह अपनी फैमिली में वापस नहीं गई और एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट जॉब करने लग गई। अगरचे इस जॉब से पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन वह इतने से ही पैसों से बकेट को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही थी जैसी कभी मैरी को हासिल थी। उसने बकेट को उसी स्कूल में एडमिट करवाया था जहां पर उसकी फैमिली के सभी बच्चे पढ़ा करते थे। मैरी एक अच्छी मां की तरह इसकी अच्छी तरह देखभाल करती, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना खिलाती। फ्री समय में मैरी उसे पियानो सिखाती। मेंटली और फिजिकली उसे ऐसा ही तैयार किया जैसे वह कोई अमीर बच्चा हो। बकेट को अपनी एक क्लास फेलो जूलिया अच्छी लगती है, जिससे वह दोस्ती करना चाहता है। मगर जूलिया को बकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जूलिया बहुत ही ज्यादा अमीर थी और खूबसूरत। बकेट अपना सीक्रेट जूलिया से नहीं छुपाता और उसे सच बता देता है कि वह न्यू जर्सी के एक छोटे से इलाके में रहता है। एक दिन घर जाने पर उसे पता चला कि उसकी मां बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसकी मां को कैंसर हो चुका था। वह मरने वाली थी। बकेट को उम्मीद थी कि अब उसकी मां के मरने की खबर सुनकर तो रेड फेलो फैमिली उसके पास आएगी, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं किया। मरने से पहले मैरी ने बकेट का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें वह लाइफ नहीं दे पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, जिसके तुम हकदार थे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन वह लाइफ गुजारोगे जो तुम डिजर्व करते हो, वह लाइफ जो तुम्हारा हक है। यह बात कहकर वह इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उसने एक और मर्तबा रेड फेलो फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां पर एक लेटर दे दिया गया जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा यहां पर कोई हिस्सा नहीं, और फिर उसे फोस्टर केयर में रहना पड़ा। वह स्कूल, वह लाइफ, यानी इसका सब कुछ छूट गया। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वह बड़ा हो गया। उसने नॉर्मल सी पढ़ाई की और फिर एक आम सा सेल्समैन बन गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक मिडिल क्लास इंसान जैसी रह गई थी।
जहां वह अपनी जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक दिन उसकी जिंदगी में दोबारा जूलिया लौट आई। बकेट का दिल एक और मर्तबा हार गया, क्योंकि जूलिया की इस टाइम शादी हो चुकी थी। बकेट ने फिर भी कोशिश की। जूलिया ने मना कर दिया और जाते जाते उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि जब तक तुम्हारी फैमिली के सब लोग मर जाएं, तब मुझे कॉल करना। यहां अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जूलिया के लिए तो ये एक मजाक था उसे, लेकिन बकेट के लिए एक सिग्नल था। अब बकेट का दिमाग शैतानी सोच में पड़ गया कि अगर रेड फेलो फैमिली के सब लोग मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगी। इधर आते ही वह अपना फैमिली ट्री उठाता है और उसे पता चलता है कि फैमिली में कुल 7 लोग हैं और अगर यह सातों के सातों मर जाएं, तब जाकर वह प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। वह इन सातों के लाइफस्टाइल को बहुत गौर से देखता है और सबसे पहला टारगेट बनाता है टाइलर को। वह एक ब्रोकर था, अब इतनी बड़ी फैमिली से था, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में होना तो उसका बनता था। वह टाइलर की ऑर्गेनाइज की हुई एक पार्टी में जाता है, जहां टाइलर पैसे उड़ाते हुए बहुत ही स्टाइल से हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है। पार्टी ऐसे ही चलती रहती है और बकेट उस पर नजर रखता है, जिसके बाद बुकेट नोटिस करता है कि टाइलर अकेला ही अपने आर्ट में एंजॉय कर रहा था और यार्ट यहां पार्टी साइड से काफी दूर चली गई थी। टाइलर अकेला था, उसे यही सही मौका लगा। मौका तो उसे मिल गया, मगर एक प्रॉपर प्लान की जरूरत थी जिससे यह मर्डर भी ना लगे और टाइलर मर भी जाए। वह भी एक वाटर स्कूटर लेते हुए उसके यार्ट तक जाता है और टाइलर के यार्ट के एंकर को पानी में फेंक देता है और एंकर की रस्सी को टाइलर के पांव में लगाकर खुद यहां से निकल जाता है। जैसे ही बोट थोड़ा सा चलती है, एंकर पर प्रेशर पड़ता है और वह एंकर टाइलर की बॉडी को खींच लेता है और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। बकेट बिना किसी खौफ और डर के कि कोई उस पर शक करेगा, अनन टाइलर के फ्यूनरल पर भी गया और वहां जाकर वह टाइलर के पिता से भी मिलता है। यहां वह अपना रियल इंट्रोडक्शन भी करवाता है कि वह उसी मैरी का बेटा है जिसे रेड फैमिली से निकाल दिया गया था। यहां वह अपने आप को एक बड़ा ही शरीफ इंसान दिखाता है। यह सब जानकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बकेट को पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल देने लगता है। इस टाइम उसने ब्यूकेट से माफी भी मांगी, क्योंकि वह जानता था कि ब्यूकेट के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसे कहता है, मैरी बहुत हिम्मत वाली थी, हम गलत थे, हम उसकी मदद भी नहीं कर पाए, पर आज अगर तुम मेरे सामने आ गए हो तो मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं। तुम मेरे ऑफिस में मेरे बेटे की जगह जॉब कर सकते हो, एक फाइनेंसर बन सकते हो। अगरचे बुकेट को इस तरह का कोई काम नहीं आता था और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था, खैर फिर भी उसने अपने प्लान के मुताबिक तुरंत हां कर दी। अगरचे अभी वह रेड फेलो फैमिली में शामिल नहीं हुआ था, मगर उस एक मर्डर ने उसे रेड फेलो ऑफिस का हिस्सा बना दिया था। यहां वह नए लोगों से मिला, नई चीजें सीखी, और नई दुनिया समझी और उसे यह बात पता चली कि यह दुनिया तो बहुत अलग है उस दुनिया से जिस दुनिया में वह जीता आया है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। उसकी लाइफ अब पहले से काफी ठीक गुजर रही थी। ऐसे ही एक रात में उसे दोबारा जूलिया का फोन आ जाता है, जो उससे कहती है, तुम उसे दोबारा कॉफी पर चलने के लिए पूछ सकते हो। वह उसकी बात मानने के लिए उससे दोबारा कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एक और मर्तबा जूलिया मना कर देती है। बकेट को समझ नहीं आती कि जूलिया आखिर उससे क्या चाहती है। रेड फेलो फैमिली में उसे अपनी वही पोजीशन चाहिए थी जो उसका राइट था और जिसका उसने अपनी मां से प्रॉमिस किया था, जिसके लिए उसे अपने रास्ते में आने वाले हर रेड फेलो फैमिली के मेंबर को मारना था। उसका अगला टारगेट नोवा था। नोवा एक आर्टिस्ट था। पेंटिंग करने के अलावा उसे गाने का भी बहुत शौक था। बुकेट एक दिन उसका फैन बनकर उसके आर्ट शो में जाता है। अब ब्यूकेट क्योंकि उसकी बहुत से काम की तारीफ करता है, इसीलिए जल्द ही उनके बीच दोस्ती हो जाती है। मौका देखते ही ब्यूकेट उसे यह सच्चाई बता देता है कि वह उसका कजन है। यह सुनकर नोवा खुश हो जाता है। आर्ट शो के बाद नोवा उसे अपने घर ले आता है, जहां बुकेट की मुलाकात नोवा की गर्लफ्रेंड रूट से होती है। रूट को भी मैरी की तरह दौलत और ऐश वाली लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था। अपनी मां जैसी सोच देखकर रूट और बुकेट में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिस मिशन के लिए वह आया था उसे पूरा करना जरूरी था। वह बाथरूम का बहाना बनाते हुए नोवा की आर्ट वाली वर्कशॉप में जाता है और वहां फोटोग्राफिक केमिकल्स के अंदर
कुछ ब्लास्ट वाले केमिकल्स मिक्स कर देता है। ये ऐसे केमिकल्स थे कि यहां पर लाइट जलते ही उनके अंदर एक चिंगारी पैदा होती और ये बम की तरह ब्लास्ट हो जाते। किसी को भी ना पता चलता कि यह किसी का प्लान किया हुआ मर्डर है। सबको बस यही लगता कि यह किसी किस्म के बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अपना सारा प्लान पूरा करके बकेट अपनी जैकेट वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। यह भी उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वह जानता था कि रूट उसकी जैकेट को देखकर जरूर उससे मिलने के लिए आएगी, और ऐसा हुआ भी, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि अब इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। नोवा जैसे ही अपनी आर्ट वर्कशॉप का बल्ब होना डिजी करता है, वहां पर एक स्पार्क होता है और बस फिर उसी स्पार्क से यहां पर केमिकल एक्सप्लोजन हो जाता है। एक धमाका हो जाता है जिसमें नोवा की मौत हो जाती है। बकेट उसके भी फ्यूनरल में जाता है और फ्यूनरल में ही उसे 2 FBI एजेंट्स पकड़ लेते हैं। वह बकेट से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा इस फैमिली से कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशन है? लेकिन बकेट यहां पर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नोवा सिर्फ मेरा एक दोस्त था, अब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ गई। बकेट ने भी अपने ऑफिस में काम बहुत अच्छे से सीख लिया था और कुछ ही महीनों में उसने अपने क्लाइंट्स भी बना लिए थे। वॉन यानी उसके अंकल ने उसे काम करने के लिए सेपरेट ऑफिस भी दे दिया था। कुछ दिन बाद जूलिया उसे मिलने के लिए आई। इस दफा वह किसी खास मकसद से आई थी। उसके पति को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, जिस नुकसान को पूरा करने के लिए वह बकेट से लोन लेने के लिए आई थी, मगर बकेट उसे लोन देने से इनकार कर देता है क्योंकि जूलिया ने लाइफ में कई मर्तबा उसे हर्ट किया था। यह सुनकर जूलिया सीरियस हो जाती है और उसे धमकी देकर जाती है कि देख लो, तुम्हें लोन देना है या फिर पुलिस तुमसे और इन्वेस्टिगेट करेगी। बकेट यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह पूछती है कि अभी तक रेड फेलो फैमिली के 2 मेंबर मर चुके हैं, जरा बताओ तो तीसरी बारी किसकी है? यह सुनना था कि बुकेट को पता चल गया कि जूलिया सब कुछ जानती है। इस टाइम तो वह खामोश रहा, लेकिन उसने तीसरे इंसान को भी मारने का प्लान बना लिया था जिसका नाम स्टीफन था। वह एक पास्टर था, लेकिन वह भी दूसरों की तरह 2 नंबर धंधा करता था। फेक पैसे के लिए स्पिरिचुअलिटी बेचता था। उस पर 2 कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी थे। इस काले धंधे की वजह से उसके पहले से ही बहुत दुश्मन बने हुए थे और अब बुकेट भी उसके दुश्मनों में शामिल हो चुका था। बुकेट ने अपने प्लान के मुताबिक चलना शुरू किया और अपने असिस्टेंट को अपना सूट पहनवाकर हॉट डॉग लेने के लिए भेज दिया ताकि बाद में CCTV के रिकॉर्ड में वह सबको बेवकूफ बना सके। फिर वह एक रिपोर्टर बनते हुए स्टीफन के ऑफिस में उसका इंटरव्यू लेने के बहाने चला गया। मौका मिलते ही उसके सप्लीमेंट के अंदर कुछ मिला दिया। स्टीफन, जो कि काले धंधे का सौदागर था, वह समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। काफी देर तो इंटरव्यू लेता रहा, लेकिन अचानक से स्टीफन ने एक तलवार उठा ली और उसके गले पर तान दी और उसे कहा, सच बताओ तुम कौन हो? जिस रिपोर्टर के भेस में तुम आज यहां आए हो, वह रिपोर्टर सालों पहले मर चुका। इस मर्तबा तो बुकेत की भी सांसें रुक गईं। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन यहां उसने अपनी नई चाल चल दी। उसने स्टीफन से कहा, मैं मैरी का बेटा और आपका कजन हूं। आप लोगों के करीब आने के लिए मैंने यह सब झूठ बोला। मुझे लगा कि कोई मुझे एक्सपोज करने वाला रिपोर्टर भेस बदल कर आया है। ऐसे ही इन लोगों की बातें चलती रहीं और इस दौरान स्टीफन ने वह ड्रिंक पी भी ली, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसे हार्ट अटैक आया और वह मर गया। अब चूंकि यह सारा काम एक चर्च के अंदर हुआ था, तो चर्च ने भी अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए इस मर्डर के केस को एक नेचुरल डेथ का केस बना दिया और इस तरह बुके तीसरे मर्डर के बाद भी बच गया। दूसरी तरफ अब भी बुके की लाइफ नॉर्मल थी। वह रूट से मिल भी रहा था और अपने अगले टारगेट भी क्लियर कर रहा था। यहां पर यह दोनों शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं और आज रात वह डिनर के लिए उसे अपने घर पर भी इनवाइट करता है। जैसे ही वह घर आया तो उसने देखा कि पहले से ही जूलिया बैठी हुई थी और इसी दौरान दरवाजे पर बेल बजती है। वह जानता था कि रूट ही आई होगी, इसीलिए वह जूलिया को बैक डोर से भगा देता है और फिर रूट को लेकर रेस्टोरेंट में चला जाता है। और इस मर्तबा उसकी सारी सच्चाई रूट के सामने आने से बच जाती है। 3 मर्डर करने के बाद अब बुकेट एक सैटिस्फाइड सीरियल किलर बन चुका था। इस मर्तबा उसने कैसेंड्रा को मारने का प्लान बनाया था। कैसेंड्रा एक बहुत अच्छी लेडी थी। उसने चैरिटी होम बनाए हुए थे और लगभग 11 बच्चों को एडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन घर पर वह एक बहुत ही लाविश लाइफ गुजारते थे। उसके फैमिली मेंबर्स के मरने के बाद उसने अपने घर सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई थी।
अपने घर के इर्द गिर्द लेजर सिस्टम लगा लिया। यहां तक कि उसने अपना ऑफिस भी प्रोटेक्टेड करवा लिया था। लेकिन एक चीज वह भूल गई। हर हफ्ते वह एक मैसाज सेंटर जाती थी जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। बुकेट ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और एक दिन एम्प्लॉय बनकर अंदर चला गया। उसने कैसेंड्रा को एक फ्री टीथ व्हाइटनिंग ऑफर किया। बुकेट ने उसके अंदर भी जहर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कैसेंड्रा की भी मौत हो गई और पुलिस भी इस मौत को मर्डर साबित नहीं कर पाई, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि किसी चीप प्रोडक्ट की वजह से उसकी मौत हुई है। अब इसके बाद पांचवां आदमी मैक्रोदर था। उसके सारे शौक सबसे अलग थे। उसने अपना ही एक स्पेस कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ था और वह खुद भी चांद पर जाना चाहता था। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर्स होने की वजह से उसके इर्द गिर्द रहना आसान था। बुकेट एक दिन बड़े आराम से उसके एम्प्लॉय के भेस में उसके पीछे गया और उसकी कॉफी में उसने पॉइजन मिला दिया। ये ऐसा पॉइजन था जिसका असर देर से होता था, जब वह अपने प्राइवेट फाइटर जेट में बैठकर फ्लाई कर रहा था। पॉइजन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसका कंट्रोल उसके प्लेन से खत्म हो गया और प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हमेशा की तरह हर एक मर्डर के बाद ब्यूकेट पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा था, क्योंकि जब भी मर्डर करता था कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था और किसी को शक भी नहीं हो रहा था। 5 लोगों को मारने के बाद अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक उसका ग्रैंडपा और दूसरा बुकेट का वही अंकल था जिसने उसे अपने बेटे के मरने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी दी थी और उसे हर मुश्किल में सपोर्ट किया था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने अंकल को नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंकल ने ही उसकी जिंदगी में उसके पिता की कमी को पूरा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन किए गए गुनाहों का नतीजा निकलना शुरू हो गया था। FBI ने सारे केस खोल दिए, क्योंकि स्टीफन की डेथ के दौरान उसने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी थी। FBI वाले पूछते हैं कि स्टीफन की मौत के समय तुम कहां थे? बुकेट बताता है कि मैं हॉट डॉग खा रहा था, और वह अपने एम्प्लॉय की CCTV फुटेज भी दिखा देता है। अब चूंकि इस फुटेज के अंदर उसका चेहरा सही तरह नजर नहीं आ रहा था, तो शक के दायरे में वह अभी भी रहता है। दिन गुजरे और उसके अंकल वॉर्न की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें हार्ट अटैक आया। काफी दिन वह हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन उनके घर से कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। सारी जिम्मेदारी बुकेत ने ही उठाई हुई थी और इसकी वजह से उसके अंकल और भी ज्यादा इंप्रेस थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम भी कर दी और फिर एक दिन उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत ने वाकई बुके को तोड़ दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसके अंकल मरें। खैर, इस गम से वह जल्द निकल आया, क्योंकि अब वह एक अमीर आदमी बन चुका था और अंकल की प्रॉपर्टी भी उसके पास भी। जिस दिन रूट और उसकी एंगेजमेंट होती है, उसे अपने ग्रैंडफादर की तरफ से इनविटेशन मिलता है। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वह क्या करे। वह रूट को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह रूट को अब सारी सच्चाई बता देता है कि वह रेड फेलो फैमिली का एक मेंबर है। रूट मौके को समझ जाती है और इस शर्त पर उसे जाने की इजाजत देती है कि एंगेजमेंट समय से पहले आ जाना। कि अचानक उसके ऑफिस में जूलिया आ जाती है। इस टाइम जूलिया के हाथ में बहुत सारी पिक्चर्स थीं और यह पिक्चर्स असल में बुके के खिलाफ एविडेंस थे। ये उसके किए हुए सारे मर्डर्स की तस्वीरें थीं। जूलिया उसे ब्लैकमेल करती है कि उसकी गवाही तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। जूलिया कहती है कि वह जानती थी कि टाइलर एक बहुत ही अच्छा स्विमर है। फिर वह कैसे डूबकर यह सुनना था कि खुद बुकेट के पसीने छूटने लगे। उसने कहा कि अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो बस एक छोटा सा काम करो। मेरे हस्बैंड आज भी डिप्रेशन में अपने ऑफिस में बैठा है। उसे $3 लाख की जरूरत है। तुम जाओ अभी के अभी ये चेक साइन करो और उसे देकर आओ। इससे पहले कि जूलिया यह सब FBI एजेंट को बताती, बुकेट जाकर उसे सारे पैसे दे देता है। खैर, सब के बाद वह अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला जाता है और पहली मर्तबा अपने ग्रैंडपा को अपने सामने देखकर वह काफी जज्बाती हो जाता है। लेकिन उसके ग्रैंडपा जज्बाती होने के मूड में नहीं थे और उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली। ये पूछने के बाद अगला सवाल बुकेट के होश उड़ा देता है। उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं, अच्छा अब सब सच सच बताओ कि तुमने सबको मारा कैसे। ये बात सुननी थी कि बुकेत एक और मर्तबा घबरा गया। इस टाइम वह कुछ नहीं बोलता तो ग्रैंडपा खुद बोलना शुरू कर देते हैं। मैरी मेरी सबसे प्यारी बेटी थी और उस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन फिर जो उसने किया उसकी वजह से उसने सारा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आज जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे मिलूं। आज मेरे आसपास कोई नहीं है,
और सिर्फ तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि तुमने ही सबको मुझसे दूर किया। यह कहते हुए वह आगे बढ़कर एक एंटीक गन निकालते हैं और उसे बुके के हाथ में पकड़ा देते हैं और बुके से कहते हैं, खत्म कर दो मुझे भी। लेकिन वह अपने ग्रैंडपा को मार नहीं सकता था। वह गन नीचे रख देता है और ग्रैंडपा उसके हाथ से गन ले लेते हैं और उसी को शूट करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडपा गोलियां चलाते हुए उसका पीछा करते हैं। बुकेट अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में जाता है जहां उसे बो एंड एरो मिलता है। बुकेट अपने आप को बचाने के लिए उसे चलाता है जो कि निशाने पर लगा। एरो ने उसके ग्रैंडपा के सीने को चीर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। यह पहला मर्डर था जब बुकेट के हाथ कांपने लगे थे। वह यह मर्डर इस तरह नहीं करना चाहता था क्योंकि इस तरह वह पकड़ा भी जा सकता था। और ट्विस्ट यह निकला कि क्योंकि उसने यह मर्डर अपने बचाव में किया था, इसकी उसे कोई सजा नहीं हुई। वह घर वापस आया तो रूट बहुत ज्यादा एंग्री मूड में थी क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट थी और वह कैसे छोड़ सकता था। उसने सारी बातें छोड़ दी और उसने यह बताया कि उसके ग्रैंडपा मर गए। उसने सारा इंसिडेंट छुपा लिया। ग्रैंडपा के मरने की खबर सुनकर रूट भी उसे माफ कर देती है। अब उनकी लाइफ एक दोबारा से नया मोड़ ले लेती है। बुकेट के पास उसकी सारी दौलत आ जाती है जो कभी उसकी मां ने छोड़ी थी। लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और इस लाइफ में वह रूट को अपने साथ रखता है। लेकिन रूट जो पहले से ही सादा लाइफ गुजारना चाहती थी, इतनी दौलत और लैविश लाइफ में खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लग गई। अचानक से उसी पार्टी के अंदर FBI के एजेंट्स आते हैं और उसे चुपके से अरेस्ट कर लेते हैं। वह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने किस मर्डर में गलती की है और कौन सा सबूत छोड़ा है। FBI वाले जब उसे यह बताते हैं कि उसे तो जूलिया के हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा है, तो वह टूट जाता है। मतलब जो कुछ उसने किया था वह इस इल्जाम में गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि इस जुर्म में गिरफ्तार हो गया था जो उसने किया भी नहीं था। उसे जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे पता चलता है कि सबके पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि जूलिया है। जूलिया ने ही अपने हस्बैंड के सुसाइड केस को मर्डर केस का नाम दिया था और सारा इल्जाम बुकेट पर लगा दिया था, यह कहते हुए कि बुकेट मुझे पाना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। अब यह सब कुछ सुनना था कि रूट भी उसे छोड़कर यहां से चली जाती है। मरने से काफी देर पहले जूलिया उसे दोबारा बताती है कि मैं तुम्हारी सारी लाइफ बदल सकती हूं, तुम्हारी मौत को जिंदगी में बदल सकती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था और वह सुसाइड नोट मेरे पास है। लेकिन इस सब के पीछे एक शर्त है कि तुम अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। बुकेट जानता था कि जूलिया एक और मर्तबा उसे धोखा भी दे सकती है, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी सारी दौलत वैसे भी जाया हो जाने वाली थी। इस मर्तबा उसने जूलिया पर एतबार करने का फैसला किया। वह कहता है, मैं नहीं जानता कि जूलिया मेरी जान बचाएगी या नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ किया मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे लगता है कि उसे मौत के घाट ले जाया जाएगा, लेकिन यहां उसकी किस्मत बदल जाती है और पता चलता है कि जूलिया ने उसे धोखा नहीं दिया था। पुलिस को सुसाइड नोट देकर उसने ब्यूकेट की जान बचा ली थी। जेल से जब वह बाहर निकलता तो वहां पर रूट थी। रूट ने उसे उसका लॉकेट वापस दिया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। बुकेट को लगा कि अब दोबारा उसकी जिंदगी जीरो हो गई है। जहां से उसने सब शुरू किया था अब वहीं पर खड़ा है। सब कुछ वह नए सिरे से शुरू करने का सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि जूलिया बड़ी सी गाड़ी में उसे लेने के लिए आई थी। बुकेट समझ गया था कि जूलिया अब उसके साथ रहना चाहती है और यह दौलत उसके साथ बांटना चाहती है। और ऐसे ही बुकेट को एक लाविश लाइफ में दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।